लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों का कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। आज आप लोगों ने पढ़ना है कि किस तरह कोई भी एटम या आइसोटोप एक एटम से दूसरे एटम में किस वक्त कन्वर्ट होता है और उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी किस तरह वो ऑब्टेन करता है। इसमें कहता है कि वो वाले एलिमेंट जिस वक्त हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में अगर उनका वैल्यू 1 के इक्वल आती है, न्यूट्रॉन को अगर प्रोटॉन की क्वांटिटी को न्यूट्रॉन की क्वांटिटी से न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को प्रोटॉन की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं और उसके बाद अगर आप लोगों के पास आंसर जो है वो 1 आता है तो वो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो स्टेबल फॉर्म में है। अगर उस कंडीशन में इनकी रेशियो 1 से ग्रेटर या 1 से लेस आती है तो उस कंडीशन में आप लोगों का कंपाउंड या एलिमेंट जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। अगर जिस वक्त आप लोग न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कैलकुलेट करते हो और कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों की वैल्यू जो है वो 1 आती है, यानी कि न्यूट्रॉन की क्वांटिटी और प्रोटॉन की क्वांटिटी इक्वल होगी, तो उस कंडीशन में एटम या आइसोटोप ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होगा। और अगर आप लोगों के एलिमेंट की न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर आती, वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, तो उस कंडीशन में एलिमेंट जो है वो कम स्टेबल होगा। जिस वक्त न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी उस कंडीशन में न्यूट्रॉन की क्वांटिटी प्रोटॉन की क्वांटिटी से ज्यादा होगी। एलिमेंट के या आइसोटोप के अंदर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी प्रोटॉन की क्वांटिटी से ज्यादा होगी और उस कंडीशन में एलिमेंट जो है, ये जो आप लोगों के पास जोन या लाइन शो हो रही है जिसके जरिए आप लोगों के पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालते हैं, तो उस कंडीशन में 1 वैल्यू आती है तो ये आप लोगों के पास ये जोन बनती है जिसको हम जोन ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर लाई करता है तो वो स्टेबल फॉर्म में है और अगर कोई भी एलिमेंट इससे अबव या बिलो साइड पर लाई करेगा तो उस कंडीशन में वो कम स्टेबल फॉर्म में होगा, या ये कह लो कि वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी प्रोटॉन की क्वांटिटी से ज्यादा होगी उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और उस कंडीशन में न्यूट्रॉन की अमाउंट न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट प्रोटॉन की अमाउंट से ज्यादा होगी और उस कंडीशन में एटम का साइज ज्यादा लार्ज होगा, जिसकी वजह से एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव होगा और कंटिन्यूसली उसमें से रेडिएशन जो है वो इमिट होंगी। और अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉन की क्वांटिटी न्यूक्लियस के अंदर कम होगी और प्रोटॉन की क्वांटिटी न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को बाउंड करके न्यूट्रॉन ही रखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन की ये कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके रखते हैं। अगर प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉन के पास इतनी फोर्स नहीं होती कि वो प्रोटॉन को कंबाइन करके रख सके, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो करना शुरू कर देता है। उसमें से एलिमेंट जो है अल्फा या बीटा या गैमा रेडिएशन या पॉजिट्रॉन जो है वो इमिशन शुरू हो जाती है और उस वक्त तक इमिशन होती रहती है जिस वक्त तक इनके दरमियान रेशो जो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल नहीं आता, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं आती, उस वक्त तक कंपाउंड जो है रेडियो एक्टिविटी शो करता है, यानी कि उसमें से रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही होती है। इसके बाद अब तक ऑलमोस्ट जो है वो 3600 नाउन आइसोटोप जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, जिनमें से 264
264 आइसोटोप ऐसे हैं जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिनमें से रेडिएशन जो है इमिट नहीं होती। बाकी एलिमेंट जो हैं उनमें से रेडियो एक्टिव या रेडिएशन जो हैं वो इमिट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में और दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। आप लोगों के पास मोस्टली एलिमेंट जो है 92 से अबव जितने भी एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जिनको मैन मेड एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए हुए हैं। और इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, उनमें से कंटिन्यूसली रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही होती है। इसमें कुछ पॉइंट हैं कि जिसमें जो जनरल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की, न्यूक्लियस वो एलिमेंट जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी शो करते हैं, इनमें से वो कहते हैं कि वो वाले कुछ एलिमेंट जिस वक्त न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो अगर उनका वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में है, वो आइसोटोप जो है वो स्टेबल फॉर्म में है। हर एलिमेंट का कम से कम एक आइसोटोप ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, जो रेडिएशन इमिट करता है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग एक से ज्यादा आइसोटोप की तरफ मूव करते हो तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉन की क्वांटिटी चेंज हो रही होती है लेकिन प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम होती है। जिस वक्त न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो वेरी करेगा, उनकी वैल्यू 1 से ग्रेटर या लेस देन वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में वो रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए वो कहता है कि कम से कम जितने भी आप लोगों के पास एलिमेंट है उनके हर आइसोटोप में कम से कम कोई, हर एलिमेंट का कम से कम एक आइसोटोप ऐसा है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसमें से रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप हैं, इनमें से जो सबसे फर्स्ट आइसोटोप है हाइड्रोजन का, वो वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, लेकिन वो आइसोटोप सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसमें एक सिर्फ प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन जो है उसमें कोई भी नहीं है, और फिर भी वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के आइसोटोप में सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग रेशियो कैलकुलेट करते हो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास वैल्यू कम या ज्यादा आती है, जिस वक्त न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन की रेशियो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 आती है तो उस कंडीशन में एलिमेंट 1 के इक्वल, इनके न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो को 1 के इक्वल हासिल करने के लिए, उसके स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए रेडिएशन को इमिट करता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि बिस्मथ के बाद जितने भी आइसोटोप हैं वो रेडियो एक्टिव डिके शो करते हैं। वो जो है एलिमेंट बिस्मथ के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनमें से रेडिएशन जो है इमिट होती है। अब वो वाले एलिमेंट जो स्टेबिलिटी जोन, जिसमें आप लोगों के पास रेशियो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से ग्रेटर देन आती है या लेस देन 1 आती है, तो उस कंडीशन में एलिमेंट किस तरह स्टेबिलिटी हासिल करता है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जिस वक्त आप लोगों के कोई भी एलिमेंट अल्फा इमिशन शो करेगा तो उस कंडीशन में उसके मास जो है वो 4 लेस देन 4 होगा और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो लेस देन 2 होगा। और जिस वक्त आप लोगों को किसी भी एलिमेंट में से बीटा इमिशन होगी तो उस कंडीशन में उसके प्रोटॉन में एक अमाउंट प्लस होगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर ग्रेटर देन या लेस देन 1 हो, जिस वक्त न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1 होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के एलिमेंट को चाहिए कि उसके प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो,
और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कम हो, उसी कंडीशन में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो 1 के इक्वल आ सकती है। और उस कंडीशन में वो एलिमेंट बीटा पार्टिकल की इमिशन करेगा। जिस वक्त बीटा पार्टिकल की इमिशन करता है, उस कंडीशन में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट के प्रोटॉन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। और जिस वक्त आप लोग न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालते हो, उस कंडीशन में जिस वक्त प्रोटॉन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो वो वैल्यू नियर अबाउट 1 के इक्वल आना शुरू हो जाएगी। और जिस वक्त वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 के इक्वल आएगी तो उसका मतलब है कि आप लोगों का एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 आती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने न्यूट्रॉन की अमाउंट कम करनी है। अगर ग्रेटर देन 1 आएगी तो उस कंडीशन में या तो आप लोगों ने प्रोटॉन की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करनी होगी, या आप लोगों ने न्यूट्रॉन की अमाउंट जो है वो कम करनी होगी। और उस कंडीशन में आप लोगों के एलिमेंट में से बीटा इमिशन होगी, या आप लोगों के पास अल्फा रेडिएशन की जो है वो इमिशन होगी। आप लोगों ने जब भी किसी भी एलिमेंट को देखना है कि ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो को कैलकुलेट करना है। अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1 होगी, यानी कि उसका आंसर जो है आप लोगों के पास 1 से लेस आता है, तो वो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों के कंपाउंड में प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कम है। तो उस कंडीशन में एलिमेंट ने अपने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा करनी है या प्रोटॉन की क्वांटिटी कम करनी है। प्रोटॉन की क्वांटिटी उस वक्त कम होती है जिस वक्त एलिमेंट में से पॉजिट्रॉन की इमिशन होती है। ये आप लोगों ने पहले पॉइंट पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने उन 5 पॉइंट को माइंड में रख कर उस कंडीशन में आप लोगों ने किसी भी एलिमेंट को ये बताना है कि इसकी स्टेबिलिटी किस फॉर्म में है, ये किस रेडिएशन को इमिट करेगा, या अल्फा रेडिएशन को इमिट करेगा, या बीटा रेडिएशन को इमिट करेगा, या गामा रेडिएशन को इमिट करेगा। ये आप लोगों के पास स्टेबिलिटी जोन है। इससे अबव एलिमेंट या बिलो एलिमेंट जो हैं वो स्टेबिलिटी में नहीं आते हैं, वो अनस्टेबल या ऐसा एलिमेंट है जो रेडिएशन इमिट करेंगे। वो वाले एलिमेंट जो स्टेबिलिटी जोन से अबव हैं, वो एलिमेंट जिस वक्त न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो उस कंडीशन में उनकी वैल्यू न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो ग्रेटर वैल्यू आती है। और उस कंडीशन में आप लोगों ने या तो उसमें से न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को कम करना है, या उसमें से आप लोगों ने प्रोटॉन की क्वांटिटी को ऐड करना है। और ये उस वक्त हो सकता है जिस वक्त आप लोग इसमें से बीटा पार्टिकल की इमिशन करोगे, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। और जिस वक्त नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, उस कंडीशन में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन की वैल्यू भी नियर अबाउट 1 की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और उस कंडीशन में एलिमेंट जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और वो वाले एलिमेंट जो स्टेबिलिटी जोन से बिलो लाई करते हैं, वो एलिमेंट या तो प्रोटॉन को इमिट करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे, या अल्फा पार्टिकल की इमिशन करेंगे। और इस तरीके से वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो को नियर अबाउट 1 के लेकर आएंगे, और उस कंडीशन में एलिमेंट जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। इसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्शन। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में एटम के न्यूक्लियस के अंदर चेंज आता है। जब भी आप लोगों के पास न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होगा और उस कंडीशन में बीटा इमिशन होगी, बीटा पार्टिकल इमिट होंगे,
तो उस कंडीशन में आप लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ऐड करना है, और जिस वक्त आप लोगों के पास पॉजिट्रॉन की इमिशन होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन फॉर्म में ही मौजूद होगा, और उस कंडीशन में आप लोगों के साथ एक प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इमिट होगा, और उसके साथ आप लोगों के पास एक न्यूट्रॉन में एक्सेस होगी। जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हो, न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। और जिस वक्त किसी भी एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल की इमिशन होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उस एलिमेंट के एटॉमिक मास में से 4 को लेस करके लिखना है, और एटॉमिक नंबर में से 2 को लेस करके लिखना है, और उसके साथ अल्फा पार्टिकल साथ में लिखना है। ये साथ में कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जिसमें से बीटा पार्टिकल की इमिशन कर रहे हैं, और उसके साथ जिस वक्त वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है उसके साथ में लिखा हुआ है। तो उसमें आप लोगों ने हमेशा जिस वक्त बीटा पार्टिकल की इमिशन होगी उस कंडीशन में आप लोगों ने एटॉमिक नंबर में 1 प्लस करके फिर लिखना है, और अगर अल्फा पार्टिकल की इमिशन होती है तो उस कंडीशन में एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है उसमें से 4 को लेस करके लिखना है, और एटॉमिक नंबर में से 2 को लेस करके लिखना है। और अगर किसी भी एलिमेंट में से पॉजिट्रॉन की इमिशन होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने एटॉमिक नंबर में से 1 को लेस करके फिर लिखना है। ये सारी इमिशन जो है आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, और आप लोगों को ये भी देखा था कि किस तरह आप लोगों का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है जिस वक्त उसमें रेडिएशन इमिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का रेडियो एक्टिव डिके रेट, कि किस रेट के साथ एलिमेंट जो है वो डिके होते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो स्पॉन्टेनियसली फौरन से आप लोगों के पास एक आइसोटोप से दूसरे आइसोटोप में या एलिमेंट में डिके हो जाते हैं, फौरन से डिके हो जाते हैं। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डिके, उनका डिके रेट जो है वो बहुत स्लो होता है, और हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें से इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। सपोज आप लोगों के पास इनिशियल कंसंट्रेशन में न्यूक्लियाई जो हैं वो 200 है, और इनिशियल टाइम आप लोगों के पास 0 है। उसके बाद इस वक्त आप लोगों का हाफ लाइफ चेक करना चाहते हो। हाफ लाइफ में आप लोगों के 200 न्यूक्लियस में से 100 न्यूक्लियस जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे, और 100 आप लोगों के पास बाकी बच जाएंगे। हाफ लाइफ का मतलब है कि आप लोगों का रिएक्टेंट हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जिस तरह आप लोगों का मिड होता है, जिस वक्त आप लोगों ने हाफ कोर्स पढ़ लिया होता है उसके बाद आप लोगों का मिड होता है। आप लोगों का वो मिड जो है हाफ लाइफ है, क्या आप लोगों को पूरे सेमेस्टर का हाफ लाइफ गुजर चुकी है। इसी तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जिस वक्त हाफ न्यूक्लियाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाफ न्यूक्लियाई बच जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी हाफ लाइफ पीरियड है। उसके बाद 100 में से जिस वक्त आप लोगों का हाफ या 50 जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और 50 बाकी बच जाते हैं तो वो आप लोगों की सेकंड हाफ लाइफ पीरियड होगी। उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ पीरियड में से 50 में से 25 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और 25 आप लोगों के पास रिएक्टेंट बच जाते हैं तो उसको हम कहते हैं आप लोगों की थर्ड हाफ लाइफ पीरियड है। फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बाकी हाफ जो बच जाते हैं उसमें से अगर रिएक्टेंट हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम उसकी सेकंड हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अब जिस वक्त आप लोग कार्बन 14 को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन 14 नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो उसकी हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 5715 ईयर्स है। इतने टाइम में
कार्बन 14 जो है उसकी हाफ अमाउंट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है और बाकी के हाफ अमाउंट उसकी बच जाती है। उसके बाद इसमें से फिर फर्दर उसकी हाफ अमाउंट इसके डबल टाइम में यानी इसका हाफ टाइम में फिर दोबारा से कन्वर्ट होगी। उसको हम कार्बन 14 के सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में कंप्लीट जो न्यूक्लियाई है वो हाफ न्यूक्लियाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, हाफ न्यूक्लियाई बच जाते हैं। उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड में जो आप लोगों के पास पहले प्रोडक्ट में न्यूक्लियाई बचे थे, जिस तरह 100 यहाँ पर बचे हुए हैं, इसमें से 50 जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और 50 बाकी बच जाएंगे। इसको हम कहेंगे इसकी सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड। और इसका ड्यूरेशन उतना ही होगा जितना ड्यूरेशन आप लोगों का इनिशियल में आप लोगों के पास टाइम या डेज इसके आए थे। जितना टाइम फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड का होगा उतना ही टाइम आप लोगों के पास सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड का भी उतना ही टाइम आप लोगों के पास मौजूद होगा। उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ पीरियड का टाइम भी एग्जैक्ट उतना ही होगा जितना आप लोगों के पास हाफ लाइफ पीरियड का टाइम था। हाफ लाइफ पीरियड में चेंजिंग नहीं होगी, टाइम उतना ही होगा, जस्ट आप लोगों के पास न्यूक्लियाई की कंसंट्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और जिस वक्त आप लोग इसके हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव करनी होती है। जिस तरह आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो उसमें आप लोग लिखते हो इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन इनिशियल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर आप लोगों के पास रिएक्टेंट की जगह पर आप लोग एन यानी कि न्यूक्लियाई के लिए हम एन यूज करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंडिकेट करता है रेट ऑफ डिके। और यहाँ पर आप लोगों के पास इसको हम शो करते हैं डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। और जिस वक्त हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो उस कंडीशन में हम कांस्टेंट यूज करते हैं और कांस्टेंट की जगह पर आप लोग के यूज करते हो। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों ने इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज में आप लोगों ने माइनस का साइन इसके साथ इसलिए यूज किया हुआ है, इस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही होती है, इस वजह से हम इसके साथ माइनस का साइन यूज करते हैं। इसके बाद इसको हम रीअरेंज करते हैं जिसके जरिए हमारे पास आता है ये डी एन और डेल्टा टी को हम इस साइड पर लेकर जाते हैं जिस और ये एन जो है इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है माइनस डी एन ओवर एन इज इक्वल टू के डी टी। उसके बाद दोनों साइड पर आप लोग इंटीग्रेट लेते हो, इंटीग्रेशन लेने के बाद आप लोगों के पास ये वैल्यू बनती है नेचुरल लॉग एन और उसकी लिमिट आप लोगों साथ में अप्लाई करते हो और लिमिट इक्वल होती है एन टी और नीचे आता है एन नॉट इज इक्वल टू के और साथ में टी। उसके बाद जिस वक्त आप लोग लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आप लोगों के पास बनती है एल एन एन टी ओवर एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस को इधर से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो उस कंडीशन में भी माइनस का माइनस ही आता है। तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है नेचुरल लॉग एन टी ओवर एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ पर एन नॉट जो है वो इनिशियल न्यूक्लियाई की क्वांटिटी है और एन टी आप लोगों के पास वो क्वांटिटी न्यूक्लियाई की क्वांटिटी है जिस वक्त आप लोगों के पास टाइम टी गुजर चुका है, उसके बाद न्यूक्लियाई की जो क्वांटिटी आप लोगों के पास बाकी बची है। अगर आप लोग इसमें हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में हाफ लाइफ पीरियड में आप लोगों के पास जो इनिशियल एन नॉट है, हाफ टाइम गुजरने के बाद आप लोगों के पास इसकी क्वांटिटी हाफ बचती है। इसका मतलब है कि आप लोग इसकी जगह पर वैल्यू पुट करते हो एल एन एन टी ओवर एन टी डिवाइडेड बाय 2।
NT डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हाफ टाइम में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो न्यूक्लियाई थी वो हाफ रह चुकी है, इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। और NT इसलिए यूज करते हैं कि क्योंकि हम टाइम के लिहाज से उसके नंबर ऑफ अमाउंट जो है न्यूक्लियाई जो है उनको हम लिख रहे हैं, और यहाँ पर टाइम की जगह पर हम हाफ यूज करते हैं, टी हाफ साथ में लिखते हैं। यहाँ पर एन टी से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 बचता है, और ब्रैकेट के नीचे वाली ब्रैकेट उससे नीचे जो वैल्यू होती है या आप लोगों के पास ऊपर आ जाती है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है Ln2 इज इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ पर माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और जिस वक्त हम टाइम को निकालते हैं, हाफ लाइफ टाइम को निकालते हैं, तो उस कंडीशन में हम माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास फिक्स क्वांटिटी होती है, उसमें हम इनिशियल कंसंट्रेशन के लिहाज से कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास Ln2 इज इक्वल टू के टी वैल्यू बनती है, और जिस वक्त के को इधर लेकर आएंगे तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है Ln2 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू टी हाफ, और ये आप लोगों के पास इसके हाफ लाइफ पीरियड हासिल होती है कि टी हाफ इज इक्वल टू Ln2 डिवाइडेड बाय के। और ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों का रिएक्शन रेट जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। इस कंडीशन में अगर आप लोगों कंसंट्रेशन 2 न्यूक्लियर की अमाउंट 2 रखते हो या 4 रखते हो या 100 रखते हो, तो उस कंडीशन में उनका हाफ लाइफ टाइम जो है सभी का सेम होगा, उसके हाफ लाइफ टाइम में चेंजिंग नहीं होगी। जिस तरह आप लोगों ने पहले ग्राफ में चेक किया था कि पहले इनिशियल हाफ लाइफ टाइम जो है जो लिखा हुआ था वो 14.26 डेज थे, उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ टाइम जो है वो भी 14.26 डेज ही लिखे हुए हैं, और थर्ड हाफ लाइफ टाइम भी 14.26 डेज ही लिखे हुए हैं। और ये आप लोगों के पास इक्वेशन से भी इंडिकेट हो रहा है कि आप लोगों के पास हाफ लाइफ टाइम जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये आप लोगों के पास इसकी वैल्यू फिक्स आती है, क्योंकि Ln2 जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, के जो है वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास टी हाफ जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो फिक्स वैल्यू होती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जिस वक्त न्यूक्लियाई की कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो, उस कंडीशन में टी हाफ हाफ लाइफ पीरियड उसकी वैल्यू हाफ लाइफ पीरियड की सेम होगी। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन को आप लोग फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में आप लोग हैवी न्यूक्लियाई को लार्ज न्यूक्लियाई को स्प्लिट करके 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में आप लोग 2 न्यूक्लियाई को मर्ज करके एक न्यूक्लियाई बनाते हो, और इन दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। जिस वक्त आप लोग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग लार्ज न्यूक्लियाई को ब्रेक डाउन करते हो, ब्रेक करते हो, स्प्लिट करते हो, और 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हो। यहाँ पर आप लोगों के पास यूरेनियम 235 की एग्जांपल है, जिसमें आप लोग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हो। बम्बार्डमेंट करवाने के बाद आप लोग इसको ब्रेक डाउन या स्प्लिट करते हो 2 न्यूक्लियाई के अंदर, एक आप लोगों के पास क्रिप्टॉन है, दूसरा जो है बेरिलियम है, और इसके साथ आप लोगों के पास 3 न्यूट्रॉन हासिल होते हैं, और ये आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हो, जिसके जरिए आप लोगों के पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, और उस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को
इलेक्ट्रिसिटी या डिफरेंट पर्पज के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। इसी तरह आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोगों ने इनिशियल न्यूट्रॉन की क्वांटिटी 1 यूज की है तो उस कंडीशन में सिर्फ एक न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास 3 न्यूट्रॉन जो है वो जनरेट हुए हैं। इसका मतलब है कि सेकेंड टाइम में ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो 3 यूरेनियम के एलिमेंट से कोलिजन करेंगे, टकराएंगे और उसको फर्दर स्प्लिट करेंगे, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सेकंड स्टेप में हर यूरेनियम के ब्रेकडाउन की वजह से तीन तीन आप लोगों के पास न्यूट्रॉन हासिल होंगे। इसका मतलब है कि सेकंड स्टेप में आप लोगों के पास 9 न्यूट्रॉन पार्टिकल हासिल होंगे। उसके बाद फर्दर अगर वो न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ कोलिजन करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 23 न्यूट्रॉन हासिल होंगे, जो इंडिकेट करते हैं कि जिस वक्त आप लोग एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पर फॉल करवाते हो तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है, और जिस वक्त न्यूट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी उस कंडीशन में यूरेनियम की स्प्लिटिंग ब्रेक डाउन जो है वो भी स्पीड के साथ हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रॉन के अमाउंट होने की वजह से ये न्यूट्रॉन ज़्यादा यूरेनियम एटम से कोलिजन करेंगे और उसको फर्दर स्प्लिट करेंगे, और जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होंगी उसके रिजल्ट में उतने ही ज़्यादा न्यूट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में हीट आप लोगों के पास हासिल होती है, और उस एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसको हम बचने के लिए कम अमाउंट एनर्जी के हासिल करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास ये जो 3 न्यूट्रॉन हासिल हुए हैं इनमें से 2 न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लें और फर्दर जो है जस्ट एक न्यूट्रॉन को यूज करें, जिसकी वजह से फर्दर सेकंड एटम यूरेनियम का ब्रेक डाउन हो, और उसके लिए हम ये हैवी वाटर को यूज करते हैं। हैवी वाटर जो है न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, 2 न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, बाकी एक न्यूट्रॉन बचता है, जिसके जरिए सिर्फ एक यूरेनियम का एटम ही फर्दर स्प्लिट होता है। उसके बाद फर्दर 3 न्यूट्रॉन हासिल होते हैं, तो उसमें से फर्दर 2 न्यूट्रॉन को फिर दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं और एक के जरिए स्प्लिटिंग करते हैं, जिसके जरिए आप लोगों के पास कम अमाउंट में एनर्जी हासिल होती है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है तो उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उससे बचने के लिए हम न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को रोकने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि कम अमाउंट आप लोगों के पास हासिल हो, और उसके लिए हम न्यूट्रॉन के कैप्चर करते हैं, और इसके लिए इस पर्पज़ के लिए हम हैवी वाटर यूज करते हैं जो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से जस्ट 1 न्यूट्रॉन को हम फर्दर यूरेनियम पर फॉल करवाते हैं और उस कंडीशन में एक ही यूरेनियम एटम को स्प्लिट करवाते हैं, और उस कंडीशन में जो एनर्जी हासिल होती है उसको हम फर्दर यूज करते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और इस कंडीशन में आप लोग डिफरेंट या सेम न्यूक्लियाई को, 2 न्यूक्लियाई को मर्ज करते हो, और मर्ज करने के बाद आप लोगों के पास एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हो, और इस दौरान आप लोगों के पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हासिल होती है, जिसको आप लोग डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही है जो सूरज पर वाक़या होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को हीट प्रोवाइड या एनर्जी जो है वो हासिल होती है, और इस कंडीशन में हाइड्रोजन के आइसोटोप जो है वो एक दूसरे में मर्ज होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और इसके साथ आप लोगों के पास हर स्टेप में एनर्जी हासिल हो रही होती है, और इस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का आइसोटोप 4 स्टेप को तय करता है, और उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के आइसोटोप में कन्वर्ट होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है,
और हर स्टेप में आप लोगों के पास इसके साथ एनर्जी जो है वो हासिल हो रही होती है, और उस एनर्जी को प्लांट वगैरह जो हैं वो अपनी जिस वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस कंडीशन में फ्रूट्स वगैरह के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको इन ह्यूमन बॉडी जो है वो खाती है, और खाने के साथ वो एनर्जी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब है कि आप लोग उस एनर्जी को डायरेक्ट सूरज की रोशनी के जरिए भी हासिल कर रहे होते हो, जिसके जरिए आप लोगों को विटामिन डी हासिल होता है, और इसके साथ जिस वक्त आप लोग फ्रूट वगैरह हासिल करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को वो एनर्जी हासिल हो रही होती है, जो आप लोगों को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए यानी कि सूरज के जरिए प्लांट ने हासिल की है। वो एनर्जी भी आप लोगों को इनडायरेक्टली प्लांट के जरिए आप लोगों को हासिल हो रही होती है, और डायरेक्टली आप लोग धूप के जरिए आप लोग उस एनर्जी को सनलाइट के जरिए आप लोग एनर्जी को हासिल कर रहे होते हैं। इस चैप्टर में जो आज आप लोगों ने पढ़ा है, कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग इसमें से पूछ सकते हो। जी, किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो? सर समझ आ गई है। सारी समझ आ गई?